Hello everyone. I hope all are really fine at your places and focus to your studies also. Today we are going to start this chapter number 18, that is body fluids and circulation. As you know that we always start our chapter from the meaning of the heading. So let's see कि हमारी चैप्टर की हेडिंग क्या कहती है. दिस इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड का मतलब है ऐसे लिक्विड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. मेजरली दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड lymph. Fine. And the next word is circulation in our heading. Circulation is a simple process of transportation. कि हम एक एलिमेंट को अगर अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं, सपोज वन हार्मोन इज़ देयर जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एंड इट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज. तो बीच में ऐसा कौन सा मीडियम है जो इस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कराने वाला है. सो दिस मीडियम नाउ वी नो इट कुड बी आइदर lymph और blood. Now one question is there बेटा कि मैम यूरिन इज़ ऑल्सो देयर इन आवर बॉडी और वो भी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है. जो कुछ भी किडनी निकालती है ब्लड को फिल्टर करने के बाद, दीज आर सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन और यू कैन से फॉस्फोरस, उनको हम जाके कहाँ डिसॉल्व करते हैं, वाटर में. और ऐसा वाटर जिसमें ये हार्मफुल टॉक्सिक सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं उसी को ही तो हम यूरिन बोलते हैं. नाउ why we are not going to talk about urine here, why only this blood and lymph? Now this is very simple answer beta. Urine is only and only going to be helpful in elimination of this toxic waste from our body. एक्सक्रीशन में यूज़ हो रहा है और बहुत ही इसका छोटा पाथवे होता है. यूरिन इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप कट करेंगे तो वहाँ से यूरिन ऊज आउट होगा. इट वुड बी ब्लड नॉट यूरिन. सो यूरिन का पाथवे जो है वो सिर्फ किडनी से यूरेथ्रा तक लिमिटेड है. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, दीज आर नॉट सो मैनी थिंग्स जितनी भी हमारे ब्लड में पाई जाती हैं या हमारे ब्लड की जो कैपेसिटी है, जितनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करा सकता है, इतनी यूरिन के पास कैपेसिटी नहीं है. यूरिन कुछ सॉल्ट, कुछ गैसेस जिसमें अमोनिया आती है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है. एंड दिस इज़ वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग यूरिन हियर इन सर्कुलेशन. वी आर गोइंग टू सी दिस यूरिन as a component of our next chapter, that is excretion. And if we talk about this video, in this video we are going to focus on one element, that is blood. lymph को हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे. तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं blood. Now firstly its definition. Blood is the body fluid in humans and other animals that delivers the essential material for the life ऑफ द बॉडी सेल्स. सेल्स को अगर आपको लिविंग रखना है सो इट मस्ट बी हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी. एटीपी को जनरेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्ट हो रहा है, वो वहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता. उन न्यूट्रिएंट्स को, उन अमीनो एसिड्स को, उन आयंस को हमें दोबारा किस में डालने की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड में. और ब्लड इन सारी चीज़ों को एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करवा देता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लूकोज वी आर रिक्वायरिंग ऑक्सीजन फॉर दिस एटीपी प्रोडक्शन. सो यू नो वेरी वेल आफ्टर इनहेलेशन जब हम ब्रीद इन करते हैं सो दिस ऑक्सीजन इज़ बीइंग स्टोर्ड इन द एल्वेलाई. और एल्वेलाई में स्टोर करने के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले रहे हैं कि हमने इसको स्टोर करना है. वी कांट स्टोर ऑक्सीजन, इसीलिए हम रिपीटेडली ब्रीदिंग की साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं. सो एल्वेलाई भी बेटा इस ऑक्सीजन को कहाँ पे डिफ्यूज़ कर देती हैं, अगेन दिस इज़ ब्लड ओनली. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आप जिंदा किस लिए हो, क्योंकि आपके सेल लिविंग है, वो ज़िंदा हैं और उनको ज़िंदा रखने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. और एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग दीज टू थिंग्स. नाउ अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या सिर्फ ब्लड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसके अलावा क्या कोई चीज़ नहीं है? द आंसर इज़ नो. अपार्ट फ्रॉम दिस
gas and this nutrient named as glucose. We are having proteins just like albumin, immunoglobulins, fibrins. Apart from this thing, we are having so many ions. Chloride is there, magnesium is there, then we are having sodium, bicarbonates. Plenty of ions are present inside our blood also. Now, apart from these transporting mediums or you can say elements, we are also having hormones, chemicals जिनको हम chemical messengers भी बोलते हैं, enzymes, और ये सारी चीज़ें ही हम ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराते हैं. सो दिस ब्लड इज़ अ वेरी वेरी important component of this chapter named as circulation. ब्लड अगर आपके बॉडी में कम होने लगता है या ब्लड क्या उसका कोई भी कंपोनेंट कम होने लगता है, सो देयर विल बी सीरियस माल फंक्शनिंग इनसाइड आवर बॉडी. आगे चलते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस ब्लड इज मेड अप ऑफ. ब्लड भी तो किसी चीज़ से बना होगा, जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स, ऑर्गन टिश्यूज सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स से बने हुए हैं. फाइन. नाउ लेट्स सी कि ब्लड में कौन सी मेजर दो चीज़ें हैं. सो सबसे पहली दिस इज प्लाज्मा. द प्लाज्मा मेक्स 55% ऑफ टोटल ब्लड. प्लाज्मा बेटा एक लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन गैसेस को, इन आयंस को डिफ्यूज़ करा देते हैं. डू नॉट फॉरगेट आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दैट वाटर शिप. तो ये जो शिप है कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाटर एज अ मीडियम. सो सेम वे मैंने अभी इतने सारे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स के आपको एग्जाम्पल्स दिए. सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ लिक्विड मटीरियल. ब्लड में भी जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. नेक्स्ट थिंग इज ब्लफी कॉट. ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है हमारे दिस प्लाज्मा एंड आरबीसी के बीच में, एंड दिस इज लेस देन 1% पार्ट ऑफ आर टोटल ब्लड. दिस मेक्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ऑल टुगेदर. सारे डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट को, जो मैंने सैंपल लिया था ब्लड का टेस्टिंग के लिए, उसमें अगर मैं देखती हूँ तो सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में रेस्ट्रिक्ट होके रह जाते हैं, एंड are known as red blood cells. Again, this is a very huge contribution. This is 45%. So 45% of our blood is made up of one element named as RBC. और उसके पहले हमने क्या देखा था, दैट 55 contribution is given by the plasma. सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं. नाउ आई एम हैविंग अनदर डायग्राम. दिस इज़ रियल वन. सपोज़ आपने अगर कभी ब्लड टेस्ट के लिए अपना सैंपल किसी पैथोलॉजिकल लैब में सबमिट कराया है. सो दीज आर द एक्चुअल सेंट्रीफ्यूगेटिंग ट्यूब. ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ अ रियल सैंपल, एंड द राइट हैंड साइड गिव्स यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट. सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो लिक्विड पार्ट था वो ऊपर आ चुका है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है. इंटरमीडिएट आपको एक लेयर दिख रही होगी पिंकिश कलर की. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ WBC एंड प्लेटलेट. अभी हमने देखा इट इज़ लेस देन 1%, एंड द बॉटम थिंग इज RBC, erythrocyte. It is 45%. So this is how our blood is going to segregate into different parts after it is being subjected to centrifugation. Plasma, as we are going to study about plasma, this is a major component which has 90 to 92% of water as a component. 90 से जो 92% इसमें पार्ट होता है दैट इज़ ऑफ वाटर ओनली. हम लिक्विड बार बार बोल रहे हैं तो ब्लड हमारा लिक्विड है, ठीक है, लेकिन इस लिक्विड को, ब्लड को, वो जो विस्कोसिटी है, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम आरबीसी नहीं करते हैं, ना ही ये काम डब्ल्यूबीसी का है. ब्लड को एक लिक्विड बनाने का काम हमारा प्लाज्मा करता है, और इसलिए प्लाज्मा में मोर देन 90% वाटर प्रेजेंट होता है. लेस देन 6 to 8% आर हैविंग दीज प्रोटीन्स, आयंस एंड मे बी इम्यूनोग्लोबिन्स. अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो मैं दो टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ. वन इज़ दिस एल्बुमिन एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबुलिन.
ग्लोबुलिन जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, बूस्टअप करने का काम करता है। कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे डब्ल्यूबीसी एक प्रोटीन बनाते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर बीइंग सर्कुलेटेड इनसाइड द ब्लड ओनली। नेक्स्ट थिंग इज एल्बुमिन। एल्बुमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करने का काम करता है। डू नॉट फॉरगेट, जब ब्लड एक सेल की टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दीज आर मेकिंग कांटेक्ट थ्रू कैपिलरीज, और कैपिलरीज इतनी थिन वॉल्ड होती हैं कि उनमें से अगर गैस निकल सकती है तो क्या वाटर नहीं निकल सकता है। इसीलिए इस वाटर को प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड से वाटर ना निकल जाए, जहाँ पे हम टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एल्बुमिन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वाटर को ब्लड में से निकलने से प्रिवेंट करते हैं। एल्बुमिन अगर आपकी बॉडी में कम होगा, ब्लड आपका बेटा थिक होता जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड ने वाटर को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही वो थिक होगा, पूरा जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो हमने इम्यूनोग्लोबिन्स की बात की डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। दैन आई हैव टॉक्ड अबाउट एल्बुमिन, वो वाटर को ब्लड से ऊज आउट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आयंस। एज यू गॉट टू रीड दैट इट कुड बी कैल्शियम inside our blood. Now again there is a question mark, इतने सारे आयंस कर क्या रहे हैं हमारे ब्लड में? Actually these are very very important to make a pH of our blood and also to regulate osmotic pressure of the body. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करने में भी ये जो आयंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे दैट दिस पोटेशियम सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट द न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने का काम, ताकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक कंट्रोल हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके, तो उसके लिए भी आपकी जो आयंस है वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप 2 दिन खाना खाइए, लेकिन उस खाने में से सॉल्ट को इवैक्यूएट कर दीजिए, सॉल्ट को क्रॉस कर दीजिए। आप चपाती लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, जूस लीजिए, मिल्क लीजिए, यू हैव एनीथिंग यू वांट, बट द कंडीशन इज़ यू आर नॉट गोइंग फॉर सॉल्ट। तो इसीलिए आपकी बॉडी में 2 दिन में जो सोडियम का और क्लोराइड का लेवल है वो कम हो जाएगा। आपको हेल्दी मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी था। ये 2 इंपॉर्टेंट आयंस की अगर स्कैर्सिटी हो जाती है बॉडी में, तो आप डिजीनेस है, हेडेक है, या अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो ये कंसंट्रेशन है, मेंटालिटी है, या फिर चीज़ों को करने का तरीका या फोकस जो आपका पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं अब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेट भी नहीं किया हमने, या इनका लेवल काफ़ी कम कर दिया है। तो आप ये देख लीजिए, 2 आयन को ही अगर हमने इम्बैलेंस में डाल दिया है तो सीवियर इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिल जाते हैं, और वो भी 3 से 4 दिन में। आप फोकस नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे काम करने में आपको काफ़ी मुश्किल होंगी। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयंस। आयंस क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन्स हमने कर लिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो डिसोशिएट होते हैं वो भी हमारे प्लाज्मा में ही ट्रैवल करते हैं, जिनको हम एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में कैरी ऑन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हॉर्मोन्स, लेट्स टॉक अबाउट गैसेस। जैसे वाटर में आपने देखा होगा, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे डिफ्यूज़ करते हैं। तो इन अ सेम वे प्लाज्मा हमारा किससे बना है, वाटर से। इस वाटर में भी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फाइन, तो ये था हमारे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में टॉपिक। आगे चलते हैं प्लाज्मा से। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में जैसे ही अब ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यू गॉट टू नो दैट दीज आर द मैजिकल थिंग्स। yes, these are magical in reference to their structure, in reference to their function, and in reference to their production also. इससे पहले मैं रेड ब्लड सेल्स कराऊँ बेटा, आपको एक टर्म पे फोकस कराना चाहूँगी। आई हैव रिटन हेयर इंटेंशनली रेड ब्लड कार्पसल्स। वाई आई हैव नॉट मैंशन दिस सेल्स?
वन डिफरेंस इज देयर बिटवीन सेल्स एंड कार्पसल्स। बच्चे हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते रहते हैं, लोअर क्लासेस में भी बोलते रहते हैं, लेकिन 11th में ये नहीं चलेगा। You got to know that how this cell is different from our corpuscles. Fine. तो कार्पसल्स बेटा वो बॉडी होते हैं जो अपना खुद का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इनके पास वो एंजाइम्स, इनके पास वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इवन वी गॉट टू सी माइंड है, जो ब्रेन है, वही इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो आरबीसीज या आप डब्ल्यूबीसी बोले, इट इज़ एक्चुअली कार्पसल्स। यहाँ पे हम सेल बोल देते हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट टर्म है, जो स्पेसिफिक टर्म है, इट इज़ कार्पसल्स, क्योंकि ये सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो अपना रिप्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी पे इनको डिपेंड रहना होता है कि इनका जो अमाउंट है, इनकी जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्पोसल्स अनदर वर्ड इज देयर, इरेथ्रोसाइट। सो इरेथ्रोसाइट बोलिए आप या फिर रेड ब्लड कार्पोसल्स बोलिए, बोथ आर द सिनोनिम टू ईच अदर। लेट्स सी इट्स डायग्राम। तो पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं, दीज आर हैविंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, आरबीसी के इंट्रोडक्शन में, दैट दीज आर द मैजिकल कार्पसल्स। ये सबसे बड़ी बात, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। विदाउट किसी डीएनए की ये अपना फंक्शन करते रहते हैं। सेल में जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी कौन? डीएनए। नाउ दीज आर द मैजिकल स्ट्रक्चर्स जो किसी डीएनए के बिना भी अपना काम बहुत एफिशिएंट मैनर में कर रहे हैं और बिना रुके कर रहे हैं। फाइन। सो दीज आर हैविंग बाय कनकेव स्ट्रक्चर। इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा बाय कनकेव, जो साइड में से आउटर रिंग पे काफ़ी थिक होता है, और जैसे ही हम मिडल की तरफ अप्रोच करते, सेंटर में आते हैं, तो वहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन जो है काफ़ी थिन हो जाती है। जैसा एक डोनट आपको दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे डोनट में तो होल होता है सेंटर में, लेकिन इसमें होल नहीं होता। यहाँ पे आके इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगेन द इमीडिएट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर। इसको अगर सर्कुलर ही बनना था तो हमने स्फीयर क्यों नहीं बना दिया? व्हाई वी आर हैविंग दिस स्पेशल बाइकनकेव स्ट्रक्चर? नाउ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी यूटिलाइज्ड बाय द आरबीसी। आरबीसी का बेटा काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, लेकिन अगर हमने इसको स्फीयर बना दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये खुद ही कंज्यूम कर डालेगा। तो इस कंजप्शन को कम करने के लिए दिस हैज़ बीन गिवन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग इज अमाउंट। हमारे ब्लड में ये कुछ मिलियंस में होते हैं। जनरली दीज रेंजेस फ्रॉम 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, लेट्स सी इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज ऑफ 120 डेज, यानी 120 दिन बाद ये डी जनरेट हो जाते हैं। और डी जनरेट भी ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी जाके अपने आप को किल कर लेते हैं या फिर मर जाते हैं। एक्चुअली वन पार्ट इज देयर, दिस इज़ नॉन एज स्प्लीन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लिम्फेटिक सिस्टम, वो हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। नाउ दिस स्प्लीन इज बेसिकली नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड WBCs। जैसे कि हमने अभी देखा कि रेड ब्लड सेल्स अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो इज़ द सेंट्रल होलो पार्ट ऑफ आर बोन, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। फाइन। प्रोडक्शन होने के बाद ये सारे बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, और जैसे ही 120 दिन की जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन बेटा हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, और यहाँ पे आके इन प्रोटीन्स को फर्दर हम डिग्रेड कर देते हैं, एक एक इसका कंपोनेंट हम अलग अलग कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि 1 मिनट, जो कि आपको काफ़ी छोटा टाइम दिखता है, 1 मिनट में 6 करोड़ हमारे आरबीसी हमेशा हमेशा के लिए डी जनरेट या मर जाते हैं। कहाँ जाके? स्प्लीन में। नाउ सेम थिंग इज देयर, 6 करोड़ आरबीसी। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डज दीज डू इनसाइड आवर बॉडी। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट इट्स शेप, कि इसमें कैसा शेप होता है। फिर मैंने आपको रीज़न भी बताया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इसके पास नहीं रहता, इसके साथ साथ इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है।
अरे ये क्या हुआ, अभी तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और इसके पास जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, सो हाउ इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी बाय द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो you need to note down here that RBCs are not doing aerobic respiration, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके एटीपी नहीं बनाते हैं, these are doing anaerobic respiration. This simple थिंग मेक्स इट एनेबल, ये सिंपल जो एक फीचर है इसका आरबीसी का, ये इसको काफ़ी एडवांटेज देती है कि अगर बेटा ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने में लग गया, ये सारी की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर डालेगा। तो नेचर से इसको एक थम्स अप मिला हुआ है दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन, इट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ आरबीसी फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो उसको यूज़ कर ही नहीं सकता है, उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना है, कंजप्शन नहीं करना है। मूविंग ऑन फर्दर, दीज आर अगेन रेड ब्लड कार्पसल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यू आर नॉट गोइंग टू कॉल दैम वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर द कार्पसल्स, एंड इन बायोलॉजिकल टर्म दीज आर नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। इससे पहले कि मैं वाइट ब्लड कार्पसल्स का टॉपिक स्टार्ट कराऊँ, आपको एक चीज़ बता देती हूँ। वाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में एक जैसे ही एक ही अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, सारे के सारे रेड, सारे के सारे बाइकनकेव, किसी के पास न्यूक्लियस नहीं, सभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे। फाइन, नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी दिस टेबल, सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यू आर हैविंग। नाउ अगेन वन क्वेश्चन इज देयर, जब हम एक आरबीसी से काम चला सकते हैं तो हम इतने डब्ल्यूबीसी का कर क्या रहे हैं? These WBCs are very very helpful to defend your body against the antigens. एंटीजेंस कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके बॉडी में इंसर्ट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम आर सेल्स एंड टिश्यूज, इट कुड बी लिविंग, इट कुड बी नॉन लिविंग, इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई नेमेटोड हो सकता है, कोई एनालिडा हो सकता है। सो इफ़ दीज आर गोइंग टू इंसर्ट आर बॉडी, आप देखते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स देता है, एंड दिस रिस्पॉन्स इज नॉन एज इम्यून रिस्पॉन्स। और इस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे डब्ल्यूबीसी बना के देते हैं। ये प्रोटीन उनको किल करने की कैपेसिटी रखता है, एंड व्हेन दीज फॉरेन पार्टिकल्स आर डीजनरेटेड, जब इनकी किलिंग हो जाती है डब्ल्यूबीसी से, सो आर बॉडी इज सेफ फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ एंटीजन। एज आई हैव टोल्ड यू, एंटीजन बेटा एक टाइप के नहीं हो सकते हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो जो हमारी बॉडी के सोल्जर है वो एक वेपन से कैसे काम चला लेंगे? जैसे हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए वी आर हैविंग दिस पैरामिलिट्री, वी आर हैविंग दिस आर्मी, वी आर हैविंग नेवी, वी आर हैविंग एयरफोर्स, फिर हमारे पास पुलिस है, फिर हमारे पास CIF है, BSF है, सो मैनी डिफेंसिंग सिक्योरिटी एजेंसीज वी आर हैविंग। सो इन अ सेम मैनर, जब हमें एंटीजेंस इतना टाइप के अवेलेबल हो रहे हैं एनवायरनमेंट में से, तो एक WBC से हमारा काम नहीं चलेगा। मोर द एंटीजेंस होता है और एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे आरबीसी कुछ मिलियंस में थे, ये बेटा कुछ थाउजेंड्स में ही होते हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 थाउजेंड्स पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। नेक्स्ट थिंग इज देयर टाइप, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे WBC जिनके पास ग्रैनुअल्स होंगे, छोटे छोटे पिगमेंट्स होंगे, स्टोन लाइक जैसे छोटे छोटे पैबल्स होते हैं, ऐसे इनके पास ग्रैनुअल्स होते हैं। दीज ग्रैनुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे प्रोटीन्स को या फिर ऐसे WBCs को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट। दीज आर ऑफ 3 टाइप, न्यूट्रोफिल्स, इसानोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इनके साइटोप्लाज्म में ये देखिए बेटा आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दीज आर नथिंग बट आर ग्रैनुअल्स। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स के पास अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस ये देखिए एक से ज़्यादा लोब्स में कन्वर्ट हो रखा है। 4 लोब्स तो आपको ईजिली दिखाई दे रही होंगी। तो ये इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है।
एंड व्हाट दीज डू, दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का क्या मतलब है, मुंह खोलते हैं और अपने किसी भी एंटीजन को जिनको इनको डिस्ट्रॉय करना होता है अपने सरफेस पे लाके डीजनरेट कर देते हैं, यानी उस पर अटैक करके उसको किल कर देते हैं। जैसे हम खाना खाने के लिए अपना माउथ ओपन करते हैं, ऐसे इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो काफ़ी परमिएबल होती है। ये अपने एंटीजन को साइटोप्लाज्म के अंदर तक इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ WBCs इज इसानोफिल। इसानोफिल को अगर आप देखेंगे, अगेन दीज आर फैगोसाइटिक बट दीज रिलीज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आपको एंटीहिस्टामिन का नाम नज़र आ रहा होगा। जो आपकी बॉडी में इचिंग होती है, एलर्जीज होती हैं, दीज आर एक्चुअली योर ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। आपने देखा होगा कि कोई भी ब्लड जब किसी भी ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो उसमें लेस देन 1 पार्ट हमारा क्या आता है, प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट दोनों से मिलके बना होता है। तो अगर हम इसानोफिल को अगर स्पेसिफिक कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, सो वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आपके पास सेप्रिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स को जनरेट करने के लिए हमारे इसानोफिल्स और बेसोफिल दोनों ही काम पे लगे रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज what these chemicals are going to do inside our body। ये केमिकल भी बेटा एंटीजन्स को किल करने का काम ही करते हैं। ये आपकी बॉडी को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि यहाँ पे इस पार्ट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगर आपको इचिंग होती है, कोई मस्किटो अगर आपको बाइट करता है तो एक स्पेसिफिक रीज़न पे ही आपको इचिंग होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी। अगर आप किसी एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आ गए हैं तो वो पार्ट आपका सीवियर इफेक्ट होता है। वाई? बिकॉज वहाँ के जो WBC केमिकल को रिलीज़ कर देते हैं। ये केमिकल आपके नर्वस सिस्टम को यानी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि यस देयर इज़ अ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल गोइंग ऑन हेयर दैट यू नीड टू डू समथिंग वेरी वेरी अर्जेंटली। तो ऐसे आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हैं, इन्फ्लामेशन है, ईचिंग है, ये वाले रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। गोइंग ऑन फर्दर, अनदर टाइप वी आर हैविंग अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट नाम से ही पता चल रहा है बेटा, these will be the WBCs again, but this time these are not having any sort of granules inside their cytoplasm. Fine. So these are of basically 2 types, lymphocytes and monocytes. Now what does they do? Lymphocytes एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं, वो वेपन्स होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, T सेल्स एंड B सेल्स, जो कि हम किसी एंटीजन के साथ बाइंड करा के उसको किल कर सकते हैं। दीज प्रोटीन्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। एक बार अगर आपकी बॉडी में बन जाते हैं, आपकी बॉडी इनको मेमोरी में डाल लेती है। इन फ्यूचर अगर आपको सेम प्रॉब्लम होती है, सेम वायरस है, सेम बैक्टीरिया आपको अटैक करता है, आपकी बॉडी इन्हीं वेपन्स को फिर से यूज़ करेगी और उसको किल कर देती है। So again these are very very helpful in your immune system and its responses। जितने ज़्यादा lymphocytes और monocytes आपकी बॉडी में होंगे उतना ही बेटर आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपकी बॉडी में बेटा लिम्फोसाइट्स की कमी है तो लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण आपकी बॉडी जब भी किसी एंटीजन के साथ एनकाउंटर करेगी वो उसको याद नहीं रख पाएगी। एक बार अभी आप बीमार हो, ठीक है, सेम बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट कर रखा है, आप मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। दूसरी बार अगर आप इस बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आते हैं देन देयर विल बी अगेन चांसेस ऑफ गेटिंग यू इल। बट इफ़ यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स तो उन्होंने पहले वाले इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ ज़रूर बना के रख ली होंगी और वही बैक्टीरिया दोबारा जब आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए आ रहा है वो उनको किल कर देगा। नेक्स्ट थिंग एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आर ब्लड इज़ प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इनका हम अमाउंट कर लेते हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3.5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। फाइन। नाउ अपार्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती हैं। सबसे मैक्सिमम कौन था? हमारा RBC था, फॉलोड बाय थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स और सबसे लास्ट में कुछ थाउजेंड्स में हमारे क्या थे? WBCs। ये जो कुछ मिलियंस में होते हैं दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन प्रोसेस इज नेम्ड एज क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि अगर आपको कोई माइन्यूट सा या माइनर इंजरी हुई है, कोई कट है, उसमें से जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है
सो इफ़ वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो एक लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं होगी। दीज आर गोइंग टू मेक अ थिक मैश लाइक स्ट्रक्चर और ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर लेते हैं। आपके बॉडी में प्लेटलेट्स अगर कम होते हैं तो एक सिंपल सा कट भी एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग को कोज कर देता है, क्योंकि उसको प्रिवेंट करने वाला कोई है ही नहीं। फाइन। अगेन जस्ट लाइक रेड ब्लड सेल्स, दीज आर ऑल्सो नॉट हैविंग न्यूक्लियस, और वो अपना रिप्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते हैं। अगेन दीज आर डिपेंडेंट ऑन बोन मैरो। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग देयर मेम्ब्रेन। देयर मेम्ब्रेन इज हेयर लाइक filaments and it is very हेल्पफुल टू मेक दैम मूव हेयर एंड देयर। जहाँ कहीं भी प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो हेयर लाइक फ्लैगेला स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बहुत ही इजी वे में लोकोमोशन में हेल्प कर देते हैं। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। कितनी लाइफ स्पैन किसकी होती है बेटा, WBC की एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाउ यू नो द रीज़न वेरी वेल, क्योंकि WBC एक टाइप का होता ही नहीं है। हमारे पास ना जाने कितने टाइप के WBCs हैं, सबका अलग स्ट्रक्चर, सबकी लाइफ स्पैन जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए जैसे WBC की लाइफ स्पैन को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही RBC है, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। NCERT में भी स्पेसिफिक दे रखा है, इट इज़ 120 डेज़ फॉर RBC एंड थ्रोम्बोसाइट के लिए ये कुछ 10 to 12 डेज़ होते हैं। Inside the video I have tried to give the detailed description of these elements. अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, please feel free to contact me. Fine. Thank you everyone and have a nice day.